हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th होम साइंस से जो जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं सिलेबस में उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपना मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है तो eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है स्टूडेंट फ्रेंडली, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ वर्क? यानी कि जो काम है उसका मतलब क्या होता है? ओनली अर्निंग मनी, एन एक्टिविटी डन फॉर अ पर्पस, एंटरटेनमेंट या फिर रेस्ट। तो वर्क का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई पर्पस होता है, उसको करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होगा, तभी वो वर्क कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड मीनिंगफुल वर्क? मीनिंगफुल वर्क डन ओनली फॉर सैलरी या वर्क दैट इज यूजफुल फॉर सोसाइटी एंड गिव सेटिस्फेक्शन? यस, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? जिस काम को करके उसका कोई मीनिंग हो, जो यूजफुल हो समाज के लिए और आपको भी अच्छा फील करवाए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर? तो अक्सर हम जॉब और करियर को सेम मान लेते हैं, तो अगर कोई डिफरेंस है तो बताओ। देर इज नो डिफरेंस, या फिर आ जॉब इज टेम्पररी, या आ करियर इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, या फिर आ जॉब इज ओनली गवर्नमेंट वर्क? तो इसका आंसर है, देखो भाई, मेन डिफरेंस क्या है? करियर जो होता है हमारा, वो हमारी ग्रोथ और हमारी प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स, मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग, लेजर या एजुकेशन? लाइवलीहुड मतलब आपका कमाई का जरिया, मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग, जीने का जरिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, जेंडर इज रिलेटेड टू? जेंडर किससे रिलेटेड है? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, सोशल आइडेंटिटी, एज या रिलीजन? तो जेंडर आपकी सोशल आइडेंटिटी होती है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये आपका सोशल आइडेंटिटी है। सिक्स क्वेश्चन है, सेक्स इज रिलेटेड टू? सोशल रोल, कल्चर, बायोलॉजिकल डिफरेंस या एजुकेशन? तो इसको हम बायोलॉजिकल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, वाई इज द वर्क ऑफ हाउस वाइफ इंपॉर्टेंट? इट्स नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर इट कंट्रीब्यूट्स टू द फैमिलीज इनकम एंड रिसोर्सेज, या इट्स ओनली हस्बैंड वर्क, या इट्स टेम्पररी वर्क? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भाई देखो फैमिली को मदद मिलती है। अगर हाउसवाइफ काम कर रही है तो उससे क्या है, फैमिली की इनकम, फैमिली के रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूशन वो देती है अपना। एट्थ क्वेश्चन है, आर्टिकल 16(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की गारंटी देता है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? तो ये हमें राइट टू इक्वालिटी, हम सब बराबर हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के मामले में, नौकरियों के मामले में सभी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। व्हेन वाज द लिज्जत पापड़ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? 1947, 1959, 75 या 85? तो 1959 में लिज्जत पापड़ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। किरण मजूमदार शो इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी? कौन सी कंपनी का है ये जो मैंने नाम लिया है? तो इसका सही आंसर है बायकन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। हु रिकॉग्नाइज द थर्ड जेंडर? थर्ड जेंडर जो होता है हमारा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट? तो उसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। एससी ने ये रिकॉग्नाइज किया था जो थर्ड जेंडर होता है। व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ वर्क? काम का पर्पस क्या होता है? ओनली टू गेन पोजीशन एंड पावर, या ओनली टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, या टू फुलफिल नीड्स एंड पर्पसेस एंड गेन आइडेंटिटी इन सोसाइटी? यस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काम का पर्पस ही यही है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो, आपका एक पर्पस हो, आपकी एक सोशल एक आइडेंटिटी बने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट या फिर पर्पस ऑफ वर्क, व्हाट हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ आइडेंटिटी? आपकी अगर सेल्फ आइडेंटिटी की बात करूं, उसको डेवलप करने में क्या चीज़ मदद करती है? सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने में क्या चीज़ मदद करती है? ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। गुड हेल्थ, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन या वर्क? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या इसका आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्क? काम को इन्फ्लुएंस करने वाला एक फैक्टर इकोनॉमिकली, इसमें है एज एंड जेंडर, एजुकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, या फाइनेंशियल बेनिफिट? यस, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जुड़ा हुआ है आपस में। वर्क कैन ऑल्सो बी सीन इन विच वे दैट रिलेट टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट?
देखो जो काम हम करते हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी उसके जुड़े हुए होते हैं। कैसे? ओनली एज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्या सिर्फ वो जीवन काटने का एक जरिया है, या एज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजन एंड ड्यूटी, एज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन, या एज अ मीडियम ऑफ सेल्फ क्रिएटिविटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। जो वर्क है उसको हम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो हम स्पिरिचुअलिटी का काम कर रहे हैं, रिलीजन का काम कर रहे हैं, ड्यूटी अपना धर्म निभा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। वर्क दैट इज यूजफुल फॉर सोसाइटी एंड अदर पीपल एंड डन रिस्पॉन्सिबली, अगर कोई काम आप कर रहे हो सोसाइटी के लिए यूजफुल है तो, और आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हो, तो उसको हम मीनिंगफुल वर्क कहते हैं। पीछे भी हमने इसको देखा था। चन्नपटना टॉयज फिगरीन्स जो मूर्तियां हैं वो कौन से स्टेट की हैं भाई? इसका सही आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है। इसके बाद है वारली पेंटिंग आर्ट, जो है फेमस है बहुत ज्यादा, वो कहाँ का है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक? तो ये महाराष्ट्र का फेमस आर्ट है वारली पेंटिंग। पपेट्री जिसको कठपुतली का भी एक आर्ट कहा जाता है, ये कला कहाँ के स्टेट की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या उड़ीसा? तो कठपुतली की कला राजस्थान की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच क्रॉप ऑफ इंडिया हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, कौन सी वो क्रॉप्स हैं जो कि हम बेचते हैं जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज, हमें कुछ फायदा मिलता है? वीट, राइस, शुगर केन, टी, कॉफी, कार्डमम, रबड़, पोटैटो, ऑनियन, टमाटो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट या पिजन टी? तो इसमें चाय, कॉफी, कार्डमम और रबड़ ये बहुत मदद करते हैं हमें फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है भाई, पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाता है एमसीक्यूज का। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ कुकिंग फूड, फूड न्यूट्रिएंट्स एंड देयर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, एक्सरसाइज या मेडिसिन? तो न्यूट्रिशन एक साइंस है खाने का, न्यूट्रिएंट्स का और उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। व्हेन वाज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड, ये एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 2006 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सेस इनटेक ऑफ फैट्स एंड शुगर, अगर ज़्यादा फैट ज़्यादा शुगर इनटेक हो रहा है तो इससे क्या होगा? इससे ओबेसिटी एंड डायबिटीज का खतरा रहता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एरियाज आर अवेलेबल फॉर अ डाइटिशियन, अगर कोई डाइटिशियन है वो काम करना चाहता है तो वो कहाँ काम कर सकता है? हॉस्पिटल, स्कूल, रिसर्च इंस्टीट्यूट या सभी में? तो भाई वो सभी में काम कर सकता है। एक डाइटिशियन की जरूरत इन तीनों जगहों पे होती है। बैलेंस डाइट इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, बैलेंस डाइट को आप कैसे असेस करोगे भाई? सिंपल सा आंसर है क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रुप, कार्ब कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। ठीक है, ये सब बराबर के पोर्शन में होता है, तभी बैलेंस डाइट कहलाता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपकी वर्क कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या सभी सही है? सो बिल्कुल सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कॉल्ड, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से किसी को थेरेपी देना, इसको हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहते हैं, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन किस में मदद करता है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, या ऑल ऑफ द अबव? तो सभी में भाई, अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, क्लिनिकली है, तो आपकी बीमारी से आप बचोगे भी, आप उसको ठीक भी कर पाओगे और इंप्रूव भी होगी आपकी हेल्थ। व्हेन इज कैलोरी इनटेक इंक्रीज्ड, ड्यूरिंग ओबेसिटी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ड्यूरिंग स्लीप प्रॉब्लम, या ड्यूरिंग स्पोर्ट्स? तो देखो भाई, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे जो कैलोरी इनटेक है वो बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा आपको खाना होता है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूट्रिशन केयर, देखो न्यूट्रिशन केयर का जो पूरा प्रोसेस है उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? डायग्नोसिस, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, या असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, या प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, या सिर्फ डायग्नोसिस एंड इवेल्युएशन? देखो, सबसे पहले असेसमेंट होता है, फिर उसका डायग्नोस, उसको पूरा इसको किया जाता है, फिर प्लान बनता है, फिर इम्प्लीमेंट होता है, फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडिफाइड डाइट, देखो मॉडिफाइड डाइट यानी बदली हुई डाइट, उसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है। लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारे के सारे ही मॉडिफाइड डाइट के एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताए। व्हाट आर द करेक्ट मेथड्स ऑफ फीडिंग फूड टू अ पेशेंट? ओरल फीडिंग, ट्यूब फीडिंग, इंट्रावीनियस फीडिंग, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सही तरीका क्या है खाना खिलाने का पेशेंट को।
व्हेन इज अ सॉफ्ट डाइट रिक्वायर्ड, सॉफ्ट डाइट कब दी जाती है? व्हेन द पेशेंट्स टीथ आर वीक, जब किसी के दांत जो है वो वीक हैं, या फिर पेशेंट को चाहिए इजीली डाइजेस्टेबल फूड, या जब इन्फेक्शन से बचाव करना है पेशेंट का। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी। एक तो पेशेंट के दांत मजबूत नहीं है, दूसरा उसको ऐसा खाना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, तो सॉफ्ट डाइट उसमें दी जाती है। ठीक है, 2 चैप्टर हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर 3 से जो एमसीक्यूज हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ मींस ओनली हॉस्पिटल सर्विसेज, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल पीपल थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, या ओनली वैक्सीनेशन। पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं सोसाइटी के, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और सोसाइटी मिलकर ये काम करेगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द टर्म हिडन हंगर, हिडन हंगर जो वर्ड है वो किस लिए यूज होता है? ओबिसिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, एक्सेस ईटिंग, या फिर हंगर स्ट्राइक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जब उनकी कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको हम हिडन हंगर नाम से भी जानते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इन द न्यूट्रिशन बेस्ड अप्रोच व्हाट इज गिवन? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, या ओनली मिल्क। तो जब आप थेरेपेटिक एक प्रॉपर उस पर चलते हो डाइट पे, तो आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे विटामिन सी का सप्लीमेंट हो गया, प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन? ओनली टू प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन, टू प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, या ओनली टू रिड्यूस ओबिसिटी, या ओनली टू फीड चिल्ड्रन। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का मेन गोल है अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ये दोनों ही चीज़ें ना हों। व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ लो बर्थ वेट बेबी? कोई छोटा बच्चा है, अगर उसका वेट कम है बचपन के समय पैदा होते टाइम, तो वो वेट कितना होता है? वो है 2.5 किलो से अगर कम है तो उसको फिर माना जाता है कि वो उसका वेट कम है। क्वेश्योरकर इन चिल्ड्रन इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्वेश्योरकर नामक बीमारी कौन सी कमी से होती है? विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, या आयोडीन। तो ये आपकी प्रोटीन की कमी से क्वेश्योरकर बीमारी होती है बच्चों में। आयोडीन डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर, या रिकेट्स। तो ये गोइटर होता है, गलगंड जिसे कहते हैं, गला बड़ा हो जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर, एनीमिया, स्कर्वी। तो रात में ना दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विच ग्रुप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एनीमिया? खून की कमी सबसे ज्यादा किसमें है? बूढ़ों में, मेंस में, प्रेग्नेंट विमेन और एडोलसेंट गर्ल्स में, या इन्फेंट्स में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जो विमेन प्रेग्नेंट है और जो एडोलसेंट्स गर्ल हैं 18, 17, 19, उनको ज़्यादा खून की कमी होती है। मरेस्मस नाम से जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? प्रोटीन, एनर्जी, आयरन, या विटामिन ए। तो ये एनर्जी की कमी से होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा कैलोरीज आप नहीं ले रहे हो तो मरेस्मस नामक बीमारी हो सकती है। व्हाट इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर न्यूट्रिशन? अगर आप ज़्यादा ही कुछ खा रहे हो तो उससे क्या होगा? ओबिसिटी, हाई बीपी, डायबिटीज़, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें होने का खतरा रहता है, मोटापा बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, डायबिटीज़ भी होगी। विच प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एनीमिया कंट्रोल? एनीमिया कंट्रोल के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? आईसीडीएस, आयरन सप्लीमेंटेशन स्कीम, पोषण अभियान, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये कहीं ना कहीं सारे ही हैं जिसके तहत कुछ ना कुछ कोशिश की गई थी कि एनीमिया को कंट्रोल किया जा सके इंडिया में। मेन कारण क्या है एनीमिया का? आयोडीन की कमी, आयरन की कमी, विटामिन सी की कमी, या प्रोटीन की कमी। तो इसका मेन कारण है आयरन की कमी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर से होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे अब हम आ गए हैं। फूड साइंस किससे रिलेटेड है? कुकिंग से, फार्मिंग से, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो खाने के उससे, या सिर्फ मार्केटिंग। तो देखो भाई, फूड साइंस आपकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों जो खाने के एस्पेक्ट्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ एक स्टडी है। ठीक है, फिर है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मेन मकसद क्या है? टेस्ट बढ़ाना, रॉ मटेरियल को यूजफुल और सेफ फूड बनाना, चेंज करना फूड का कलर, या खाना पैकेज करना। क्या कहलाता है फूड प्रोसेसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव? ये है कि रॉ मटेरियल्स हैं उससे आप कुछ यूजफुल सा बना रहे हो या कुछ सेफ सा फूड बना रहे हो, इसको फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। हु डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ कैनिंग इन 1810? कैन के अंदर करना बंद। लुइस पेस्चर, निकोलस एपर्ट, एफएसएसआई, या न्यूटन। तो निकोलस एपर्ट ने कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था।
एट व्हाट टेम्परेचर डू बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली, वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करते हैं? 5 से 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रेड और बिस्कुट कौन सी कैटेगरी का खाना है? प्रिजर्व्ड, फॉर्मुलेटेड, सिंथेटिक या रॉ? ये फॉर्मुलेटेड फूड है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। HACCP किससे रिलेटेड है? टेस्ट की टेस्टिंग से, क्वालिटी कंट्रोल सेफ्टी से, मार्केटिंग से या पैकेजिंग डिजाइन से? तो ये आपका क्वालिटी कंट्रोल और वो सेफ है या नहीं, इससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करियर ऑप्शन इन फूड इंडस्ट्री? फूड इंडस्ट्री के बारे में अगर आपने स्टडी करी है तो आप किस करियर को अपना सकते हो? प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सभी फील्ड में आप जा सकते हो। फूड साइंस किससे रिलेटेड है? बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग ऑफ फूड से या एग्रीकल्चर से? बहुत सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रोडक्शन, उसको प्रिजर्व करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग, ये तीनों से मिलकर फूड साइंस जुड़ा हुआ है। फूड प्रोसेसिंग क्या है? मेथड ऑफ कुकिंग फूड है, या फिर अ ग्रुप ऑफ फूड मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, या ओनली नेचुरल डाइट है, या बेवरेजेस है? फूड प्रोसेसिंग क्या है? फूड मटेरियल्स हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे उसको कुछ बनाया जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रोडक्शन? फूड प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? टेस्ट बढ़ाने के लिए, लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए या पैकेजिंग के लिए? तो लोगों की जरूरत है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको खाना भी चाहिए, इसलिए फूड प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। फूड स्पॉइलेज, खाना खराब होने का मेन कारण क्या है? हीट, लाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर होगा ये सारे ही चीजें। अगर लाइट में है, हीट में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो तीनों चारों कारणों से ही जो आपका खाना खराब हो सकता है। वाई हैज द नीड फॉर फूड टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड? फूड टेक्नोलॉजी के लिए जरूरतें क्यों बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, लाइफस्टाइल बिजी हो गई है, ये सारी चीजें, लोग भी बढ़ रहे हैं, शहर भी बढ़ रहे हैं, लोग बिजी भी हो रहे हैं, तो नई नई फूड टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है, रिसर्च वर्क चल रहा है। FSSAI का मेन फंक्शन क्या है? टू डेवलप न्यू मेडिसिन, या फिर सेट करना स्टैंडर्ड्स फूड प्रोडक्ट्स के लिए? यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जितने भी खाने की चीजें हैं उसका स्टैंडर्ड कैसा है ये FSSAI ही तय करता है। ट्रेडिशनल फूड प्रिजर्वेशन मेथड क्या है? पुराना मेथड खाने को बचाने का, धूप में सुखाना, स्मोकिंग या नमक लगाना या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारी चीजें हैं, धूप में सुखा देना, स्मोक या फिर सॉल्टिंग, उसमें नमक मिला देना, तो इससे क्या है, खाना प्रिजर्व रहता है। फूड की 3 कैटेगरी कौन सी है? पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल? नेचुरल, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, स्वीट, सोर, सॉल्टी, नॉर्मल, स्पेशल, मेडिसिनल? तो एक तो पेरिशेबल है, सेमी पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है। पेरिशेबल जल्दी खराब होते हैं, सेमी पेरिशेबल थोड़ा देर से खराब होते हैं, नॉन पेरिशेबल बहुत लंबे समय तक, लगभग ना के बराबर ही खराब होते हैं। फूड टेक्नोलॉजी कैन वर्क इन विच इंस्टीट्यूशंस? फूड इंडस्ट्री में, होटल एंड रेस्टोरेंट में, डेयरी पैकेजिंग इंडस्ट्री में या सभी में? तो भाई ये सभी में काम आता है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट अगर कोई है तो वो सभी इन एरियाज में काम कर सकता है। फ्रोजन पीस, जो जमे हुए मटर होते हैं, वो कौन से टाइप का प्रोसेस फूड है? प्रिजर्व्ड, मैन्युफैक्चर्ड, फॉर्मुलेटेड या मेडिकल? तो ये आपका प्रिजर्व है, उसको प्रिजर्व करने के लिए फ्रीज में इसको जमाया जाता है। फूड्स दैट स्पॉइल विद इन 1 और 2 डेज, जो 1-2 दिन में ही खाना खराब हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अभी बताया था ना पीछे, पेरिशेबल फूड, जो जल्दी खराब हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड? कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया गया है। लैक्टोज फ्री मिल्क, कैंड फ्रूट्स, जैम एंड मार्मेलेड या केक? तो जाम जो है, एक तो आपका जैम और मार्मेलेड, ये दोनों वो चीजें हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से कुछ बनाया जाता है इसका। अब आगे हमारा चैप्टर 5 आएगा। तो चैप्टर 5 से हमारा जो पहला क्वेश्चन है MCQ का, वो है फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है? फूड हैविंग गुड टेस्ट, फूड बीइंग सेफ एंड फिट फॉर कंजप्शन, फूड बीइंग चीप या फूड बीइंग कलरफुल? तो फूड सेफ रहे और कंजप्शन के लिए फिट हो, इसी को फूड सेफ्टी कहा जाता है। सैल्मोनेला कॉजेज विच टाइप ऑफ डिजीज? सैल्मोनेला से कौन सी बीमारी होती है? इन्फेक्शन, एलर्जी, इरिटेशन या टॉक्सिक मेटल पॉइजनिंग? तो सैल्मोनेला से इन्फेक्शन हो सकता है, ऑप्शन ए सही होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स? यस, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे फूड के स्टैंडर्ड्स को सेट करना कोडेक्स एलिमेंटेरियस का काम है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है? GMP, GHP, HACCP या ये सारे? तो ये सारे ही चीजें आ जाएंगी पूरे मैनेजमेंट के सिस्टम में। फूड डिटरमाइंस विच एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन? फूड से क्या डिटरमाइन होगा? टेस्ट,
हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस या प्रोडक्टिविटी, इनकम और एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा भाई आपका, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, टेस्ट, फैट, न्यूट्रिशनल वैल्यू और सेफ्टी या कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू होना चाहिए उसमें, सेफ होना चाहिए वो खाना, बैलेंस्ड होना चाहिए। 2005 में कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से 1.8 मिलियन लोग मरे पूरे दुनिया में, डेंगू, डायरिया, कैंसर या टीबी। तो इसका सही आंसर है डायरिया, इसकी वजह से लगभग लगभग 18 लाख लोग मारे गए थे। द मेजर टाइप ऑफ फूड बोर्न डिजीजेस, ठीक है, खाने से बीमारियां, इन्फेक्शन, इंटॉक्सिकेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई बीपी, कैंसर या डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो इन्फेक्शन, इंटॉक्सिकेशन ये खाने से हो सकता है आपको। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से, या फिर कोई ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंस है जिसकी वजह से हो रही है, या एक्सेस कंजप्शन ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खा लिया है, या टेस्ट नहीं है। देखो अगर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। व्हाट आर दी पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ फूड क्वालिटी, ठीक है, कलर और उसका एरोमा उससे पॉजिटिव होगा, या टेस्ट और अपीयरेंस या फ्रेशनेस। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आप देख रहे हो कि फूड की क्वालिटी कैसी है। व्हेन वॉज द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है, कि खाने में मिलावट ना हो इसके लिए जो कानून इंडिया में बनाया गया था वो कब बना था, 1950 में, 1954 में, 1960 या 1972। 1954 में ये कानून बना था। मरासमस डिजीज कौन से उससे होता है, आयोडीन डिफिशियंसी से, या प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी से, विटामिन ए की कमी से, या आयरन की डिफिशियंसी से। देखो प्रोटीन और एनर्जी, कैलोरी भी कम ले रहे हो, प्रोटीन भी कम ले रहे हो, तो इसकी वजह से मरासमस बीमारी हो सकती है। व्हेन वाज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, एफएसएसआई का जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था इंडिया में, ये आपका 2006 में लागू हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन किससे रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया भी था भाई, इंटरनेशनल ट्रेड में जो फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजिबल बायोलॉजिकल हजार्ड, जो दिख रहा है आपको बायोलॉजिकल एक खतरा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या वॉर्म्स, वॉर्म्स यानी कीड़े, तो यस कीड़े जो है वो दिखते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 6 की तरफ और उसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो आपका एनसीएफ है 2005, ये आपका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है इसके बारे में, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, रीडिंग राइटिंग का डेवलपमेंट करना है, या टीचिंग डिसिप्लिन। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। जीन पियाजे किससे जुड़े हुए हैं, जीन पियाजे भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन ईसीसीई, आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कौन सी नौकरी कर सकते हो, नर्सरी टीचर की, डे केयर वर्कर की, एनजीओ वर्कर की, हैं ये सारे सही हैं ऑप्शंस, यस ये सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज मीन फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये है, भाई आपका 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उसके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ये मतलब होता है पूरा। ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड लर्निंग, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। तो इसका सही आंसर आपका होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो स्टेज होती है जन्म से 3 साल तक की उसको क्या कहते हैं, इन्फेंसी, प्री प्राइमरी, स्कूल या एडोलसेंस। तो उसको इन्फेंसी, इन्फेंट्स कहा जाता है उन बच्चों को, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 से 6 साल तक की जो स्टेज है, इन्फेंसी, टोडलर, प्री स्कूल या सेकेंडरी, तो इसमें टोडलर कहा जाता है 3 से 6 साल तक के बच्चे को। और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स, बड़ा भाई या बहन, क्रैच वर्कर या कोई आया, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की ले सकते हैं जो अवेलेबल है। ईसीसी के अकॉर्डिंग केयर गिवर कौन हो सकता है, फैमिली का मेंबर, आया या आंगनवाड़ी वाली, या स्पेशल ट्रेन्ड पर्सन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही केयर गिवर बन सकते हैं आपके।
व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन ईसीसी सेंटर्स, जो ये सेंटर्स होते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर के, इनमें कैसी एजुकेशन दी जाती है, प्राइमरी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, सेकेंडरी या हायर। देखो छोटा बच्चा है तो उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिखाया जाता है। अनीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर स्कूल एजुकेशन, एक कैरेक्टर है अनीता, उन्होंने भी अपना स्कूल पूरा किया है, वो अपना करियर बनाना चाहती है ईसीसी में, तो वो कौन से कोर्स करने चाहिए उसको जिससे वो अपना सपना पूरा कर सके, डिप्लोमा इन डायटेटिक्स और पीजी डिप्लोमा इन ईसीसी, डिप्लोमा इन ईसीसी या डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वो डिप्लोमा कर सकती है ईसीसी के अंदर सबसे पहले, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 7 है अब हमारे सामने। चैप्टर 7 से जो हमारा क्वेश्चन है वह द वर्ड वल्नरेबल, इसका मतलब क्या है, वन हु इज रिच, वन हु इज लाइकली टू बी इजीली अफेक्टेड, वन हु इज एजुकेटेड या वन हु इज पावरफुल। तो वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, ये किससे जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से या प्रोटेक्शन और रिहैब ऑफ चिल्ड्रन, ओनली पनिशमेंट या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो ये बच्चों के रिहैब और प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसओएस चिल्ड्रन विलेज, एसओएस चिल्ड्रन विलेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देनी है, उनको फैमिली बेस्ड केयर देना है, एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं या स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है। तो एसओएस चिल्ड्रन विलेज में क्या होता है, बच्चों को फैमिली जैसी केयर दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में क्या क्या आता है, मेंटेनिंग अकाउंट्स, रिक्रूटमेंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो अकाउंट्स भी मैनेज करना होता है, रिक्रूटमेंट भी होती है, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन होते हैं। वाई इज़ द फैमिली कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली को क्यों कहते हो, बिकॉज ऑल मेंबर परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव रोल्स, या फिर बिकॉज इट फुलफिल्स द नीड ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली, या सिर्फ उसमें पेरेंट्स रहते हैं या उसमें कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फैमिली में क्या होता है, बच्चों की सारी ज़रूरतें, बेसिक चीज़ें पूरी होती हैं, यूथ की भी और एल्डर्स की भी, तो इसलिए इसको हम फैमिली को बेसिक यूनिट कहते हैं। व्हाट इज़ द बिगेस्ट बैरियर टू एक्सेसिंग सपोर्ट सर्विसेज इन आवर कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिफरेंट एटीट्यूड, पॉवर्टी या अर्बनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है गरीबी, गरीबी सबसे बड़ा बैरियर है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, बहुत गरीबी है। वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन कौन आता है, बच्चे, यूथ, एल्डरली या चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे भी हैं, यूथ भी हैं और बूढ़े लोग भी हैं। वाई आर चिल्ड्रन कंसिडर्ड वल्नरेबल, बच्चों को वल्नरेबल क्यों माना गया है, क्योंकि वो खेलना पसंद करते हैं, या वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, या फिर वो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अभी उनका पूरा नहीं हुआ है, या फिर वो फैमिली के लिए बर्डन है। तो सही आंसर है उनका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए उनको वल्नरेबल कहा गया है। वन रीजन वाई द नीड्स ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया आर नॉट फुली मीट, बच्चों की जो पॉपुलेशन की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ऑप्शन सही हैं, बच्चे ज़्यादा भी हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई पेंशन देना बूढ़ों को, या न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज देना बच्चों और प्रेग्नेंट वीमेंस को, या जॉब्स देना यूथ को, या फिर विमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज देना बच्चों और प्रेग्नेंट वीमेंस को। एसओएस चिल्ड्रन विलेज किसके लिए काम करते हैं, ऑर्फन यानी कि अनाथ लोगों के लिए, बच्चों के लिए, या छोड़े गए बच्चों के लिए, या बूढ़ों के लिए, यूथ के लिए, या सबके लिए। तो सही आंसर है जो अनाथ बच्चे हैं जिनको छोड़ दिया गया है उनके लिए काम करते हैं। अडॉप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल प्रोसेस, रिलीजियस प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस या सोशल रिफॉर्म। तो अडॉप्शन जो होता है ये जिसको हम गोद लेना भी कहते हैं, ये एक एग्जाम्पल है लीगल प्रोसेस का, ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत ये होता है। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के तहत जो यूथ है वो किस एज ग्रुप को माना गया है, 10 से 20, 15 से 29, 18 से 35 या 12 से 24। तो इसमें 15 से 29 यूथ मानी गई है, जो बिल्कुल जिसको युवा कहा जाता है। द मेजर रीजन फॉर बैरियर्स इन एक्सेसिंग सपोर्ट सर्विसेज इन अवर कंट्री, हमारे यहाँ पे मेजर जो बैरियर है, सपोर्ट सर्विसेज क्यों नहीं मिल पा रही हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से सारी सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं।
द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो 2015 वाला है वो किससे जुड़ा हुआ है? प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर, या फिर जुवेनाइल क्राइम और केयर एंड प्रोटेक्शन दोनों से जुड़ा है, राइट टू एजुकेशन से जुड़ा है, या न्यूट्रिशनल प्रोग्राम से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें अगर कोई बच्चा क्राइम कर रहा है तो उससे भी जुड़ा हुआ कानून यही है, और अगर किसी बच्चे की प्रोटेक्शन करनी है तो उससे जुड़ा भी कानून यही है। आईसीडीएस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बुजुर्गों की केयर, या फिर ये मैंने आपको पीछे बता दिया है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। नेहरू युवा केंद्र का मेन फंक्शन क्या है? यूथ को गारंटी देना कि आपको जॉब मिलेगी, या फिर इंगेजिंग आउट ऑफ स्कूल यूथ इन सोशली यूजफुल एक्टिविटीज, समाज में कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो बहुत यूजफुल हैं उसमें यूथ को जोड़ना, या बुजुर्गों की केयर या विमेंस को ट्रेन करना। तो नेहरू युवा केंद्र का ये काम है कि जो यूथ है सोशली उसको यूजफुल एक्टिविटीज में एंगेज करना। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 1995, 2005, 2007 या 2011? तो 2007 के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम स्टार्ट हुई थी। लाइवलीहुड रोजगार के लिए क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए? सिर्फ हेल्थ स्किल्स, पब्लिक स्किल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, ओनली वोकेशनल स्किल्स या स्पोर्ट्स स्किल्स? तो लाइवलीहुड के लिए आपके पास पब्लिक स्किल्स भी होनी चाहिए, लोगों को कैसे हैंडल करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी होनी चाहिए। चिल्ड्रन अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और पुलिस उसको अरेस्ट कर देती है और वो आईपीसी की धारा को वायलेट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, ट्रैफिक्ड माइनर्स, अबेंडन चिल्ड्रन या यूथ रेबल? तो उसको हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कहेंगे, ठीक है। जो अभी जुवेनाइल है, छोटा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ इलीगल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर 8 है यहाँ पे। चैप्टर 8 से जो हमारे एमसीक्यूज बनते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन? डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेकोरेशन करना, यूटिलिटी और ब्यूटी को कंबाइन करना, या ओनली फैशन, या ओनली कलर सिलेक्शन? डिजाइन यानी कि यूटिलिटी और ब्यूटी दोनों को कॉम्बिनेशन में बनाना। स्ट्रक्चरल डिजाइन किस पे बेस होता है? सरफेस डेकोरेशन पे, या फिर फॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे, एम्ब्रॉयडरी पे, या प्रिंटिंग पे? तो स्ट्रक्चरल वाला जो है आपका, उसकी फॉर्म और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे उसको बनाया जा रहा है स्टार्टिंग में, स्ट्रक्चरल डिजाइन उसी पे बेस्ड होता है। डिजाइन के मेन एलिमेंट्स क्या हैं? कलर, लाइन, टेक्सचर, फॉर्म, स्टिचिंग, वॉशिंग, मार्केट, एडवर्टाइजिंग, या प्राइस, प्रॉफिट? सही आंसर होगा कलर, लाइन, टेक्सचर और फॉर्म। ये डिजाइन के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मेन एलिमेंट्स। इन वाइब ग्योर, वी का मतलब क्या होता है? ये एक मतलब एब्रीवेशन है। वी का मतलब वॉयलेट है, वेरी ब्लू है, वैल्यू है, या विजुअल है? तो उसका सही आंसर होगा वॉयलेट, जो कि एक कलर भी है। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? आरजीबी, रेड येलो ब्लू, येलो ग्रीन ऑरेंज, ब्लू वॉयलेट ग्रीन? तो इसका सही आंसर है रेड, येलो, ब्लू। ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ कलर रिप्रेजेंट? नेम ऑफ द कलर। वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कलर का? लाइटनेस और डार्कनेस, टेम्परेचर, या ब्राइटनेस? तो ये दिखाता है कितना कलर लाइट है और कितना कलर डार्क है, ठीक है, जो वैल्यू होता है। क्रोमा यानी कि इंटेंसिटी किससे जुड़ी हुई है? ब्राइटनेस और प्योरिटी से, वेट से, लेंथ से, या साइज से? तो क्रोमा जुड़ा हुआ है कलर कितना ब्राइट है, कितना प्योर है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक हार्मनी की बात करें, मोनोक्रोमेटिक कलर्स की बात करें, तो कौन से वो कलर्स हैं? मोनोक्रोमेटिक हार्मनी में कितने कलर यूज होते हैं? एक कलर, दो कलर, तीन, या चार? तो मोनोक्रोम की जब बात होगी तो एक ही कलर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी कितने कलर सेलेक्ट होंगे? कलर्स प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, कलर्स प्लेस्ड अपोजिट ईच अदर, सिर्फ लाइट कलर या सिर्फ डार्क कलर? तो इसमें कलर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, प्लेस किए जाएंगे। टेक्सचर क्या है? फैब्रिक का प्राइस, विजुअल और टेक्टाइल एक्सपीरियंस कैसा है, टाइप ऑफ कलर या स्टाइल ऑफ स्टिचिंग? टेक्सचर यानी विजुअली और आप उसको टच करके देख रहे हो वो कैसा है, उसका टेक्सचर है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टेक्सचर को इन्फ्लुएंस करने वाले फीचर्स क्या हैं? टाइप ऑफ फाइबर, यान यानी धागे की क्वालिटी, और उसको कैसे बुना गया है? तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डू वर्टिकल लाइंस क्रिएट? वर्टिकल, ठीक है, जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो ऐसे में कौन सा इफेक्ट ये डालते हैं? चौड़ाई का, लंबाई और डिग्निटी का, राउंडनेस का, या स्टेबिलिटी का? तो लंबी लाइनें हाइट बढ़ाने का काम करती हैं। एक विजुअल ऐसा आता है कि मान लो हाइट लंबी लग रही है।
जो कर्व्ड लाइंस होती हैं वो क्या दिखाती हैं, हार्डनेस, फर्मनेस, सॉफ्टनेस एंड ग्रेस या फॉर्मेलिटी। तो कर्व्ड लाइंस हमेशा सॉफ्टनेस और ग्रेस को दिखाती हैं डिजाइन में। व्हेन डज हार्मनी ऑकर इन डिजाइन, हार्मनी कैसे बनती है, जब सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं यूनिफाइड इफेक्ट बनाते हैं, जब कलर्स अलग अलग होते हैं, जब डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है, या जब फैब्रिक महंगा होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जब सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके यूनिफाइड इफेक्ट बना रहे हो तभी हम उसको कहते हैं हार्मनी। डिज़ाइन कितने टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल, रेडियल, अप्लाइड या बोथ ए एंड सी। तो ए और सी इसका सही आंसर होगा। स्ट्रक्चरल यानी कि इसका स्ट्रक्चर सही जो डिजाइन आप बना रहे हो, अप्लाइड यानी कि ऊपर से जो आप एड ऑन कर रहे हो, चाहे प्रिंट हो चाहे एम्ब्रॉयडरी हो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइट ग्योर, रेड, ब्लू, वाइट या ग्रीन। तो सही आंसर वाइट है। ठीक है, वाइट कलर इसमें नहीं आता है। द लाइटनेस ऑफ अ कलर, कलर कितना हल्का है इसको क्या कहेंगे, ह्यू, टिंट या फिर शेड, शेड कार्ड या क्रोमा। तो इसको ह्यू कह सकते हो आप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन द टेक्सचर ऑफ अ फैब्रिक। ठीक है, डज नॉट, यान का टाइप, फाइबर का टाइप, प्राइस ऑफ द फैब्रिक या फैब्रिक फिनिशिंग या डेकोरेशन। तो उसका प्राइस जो है ना वो उसके टेक्सचर को नहीं प्रभावित करता। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर 9 है जिसके एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। फैशन का क्या मतलब है, परमानेंट स्टाइल या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलर स्टाइल, या फिर सिर्फ एक महंगा कपड़ा या ट्रेडिशनल ड्रेस। फैशन मतलब कोई भी एक पॉपुलर स्टाइल है जो किसी टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, वो फैशन कहलाता है। फैड्स क्या होता है, परमानेंट फैशन, ट्रेडिशनल क्लोथिंग, क्लासिक डिजाइन या फिर एक ऐसा स्टाइल जो छोटे समय के लिए पॉपुलर हुआ हो उसके बाद वो चला जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लासिक स्टाइल का फीचर क्या है, वो जल्दी खत्म हो जाता है या कभी भी आउटडेटेड नहीं होता, या बस यूथ के लिए है या बहुत महंगा है। क्लासिक का मेन फीचर है कि ये कभी भी पूरी तरीके से आउटडेटेड नहीं होता। क्लासिक में आपकी साड़ी आती है, कोट पैंट आता है, कुर्ता पजामा आता है, ये आप कभी भी पहन सकते हो। इन द 18th सेंचुरी विच कंट्री वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल फैशन, 18वीं सदी में कौन सा वो देश है जहां से फैशन स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस या इटली। सही आंसर होगा इसका फ्रांस, ऑप्शन सी। कोटर इज रिलेटेड टू मशीन प्रोडक्शन, द आर्ट ऑफ गारमेंट मेकिंग, फैशन शोज या एडवर्टीजिंग। तो क्वेटर का सही इसमें ऑप्शन बी होगा, कपड़े बनाने का जो आर्ट होता है उसको कोचर कहा जाता है। टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, सभी कंज्यूमर्स, ओनली विमेन या ओनली यूथ। टारगेट मार्केट होता है एक स्पेसिफिक एक ग्रुप है कंज्यूमर्स का जिसको आप टारगेट कर रहे हो बेचने के लिए। फिजियोग्राफिक, फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन किससे जुड़ा हुआ है, इनकम से, एजुकेशन से, लाइफस्टाइल इंटरेस्ट या फिर लोकेशन। तो ये आपके लाइफस्टाइल और आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन। द मेन फंक्शन ऑफ बाइंग एजेंसी इज, मेन फंक्शन अगर आप एक बाइंग एजेंसी की बात करें तो क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, क्रिएटिंग डिजाइंस, गिविंग एडवाइस इन परचेजिंग गुड्स, एडवर्टाइजिंग या ऑर्गेनाइजिंग फैशन शोज। तो ये एडवाइस देते हैं कोई भी सामान जब आप खरीद रहे हो कपड़े। नेसेसरी स्किल्स इन द फैशन बिजनेस, फैशन के बिजनेस में कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, वो क्या है, फोरकास्टिंग एबिलिटी, आपको पहले से पता हो क्या चल सकता है, एनालिटिक एबिलिटी, आपको एनालिसिस करना आता हो, कम्युनिकेशन एबिलिटी, आप अपनी बातें रख पाओ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। क्रॉक्स क्या होता है, फैशन शो या फिर आउटलाइन या स्केच किसी भी फैशन फिगर का, या फिर सीविंग मशीन, या फिर टाइप ऑफ फैब्रिक। तो इसमें सही आंसर होगा कोई भी आउटलाइन, जब आप किसी फैशन का फिगर बना रहे हो तो जो उसका स्केच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड विमेन स्टार्ट वियरिंग जीन्स, महिलाओं ने जीन्स पहनना कब शुरू किया, 1920, 1950, 1955 या 1975। सही आंसर है 1950, 1950 से ही जीन्स पहनना स्टार्ट कर दिया था। शॉर्ट टाइम तक चलने वाला एक फैशन क्या कहलाता है, फैड, डिस्टिंक्टिव स्टाइल, क्लासिक स्टाइल या फैशन। तो इसका आंसर होगा फैड्स, ये अक्सर पूछा गया है पेपर्स में। रिटेल स्टोर्स दैट हैव अ सिंगल ब्रांड, कोई भी रिटेल स्टोर है जहां एक सिंगल ब्रांड है एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है जिसका, उसको आप क्या कहोगे, ट्रेड इन्फ्लुएंस, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर या सिंगल यूनिट स्टोर। तो उसको डिपार्टमेंटल स्टोर आप कह सकते हो। अ वुमेन हु डिजाइन गारमेंट वॉज कोल्ड, जो एक महिला
डिज़ाइन करती है कपड़े, उसको क्या कहा जाता था? कोचर, कोटरेर, कोचरीर या फीमेल कोचरीर? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। डेनिम किसने बनाई थी? लेवी स्ट्रॉस, लुई फोर्टीन, आइजैक सिंगर या न्यूटन? तो लेवी स्ट्रॉस ने डेनिम बनाई थी, जो डेनिम्स हम पहनते हैं। अब चैप्टर नंबर 10 हमारे सामने, इसके एमसीक्यूज देखेंगे। द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथिंग केयर एंड मेंटेनेंस आर। कपड़ों की केयर और उसकी मेंटेनेंस के दो मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं? सिर्फ धोना, आयरन करना, या उसको फिजिकल डैमेज से बचाना, स्टेन रिमूवल, या ओनली डेकोरेशन? तो सही आंसर होगा उसको फिजिकल डैमेज से बचाना और उसके दाग धब्बे हटाना। वाई इज लॉन्ड्रिंग कंसिडर्ड अ साइंस? लॉन्ड्री को एक साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये महंगी है, क्योंकि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चलती है, वो डिफिकल्ट है, या फिर उसको मशीनों से किया जाता है? सही आंसर है लॉन्ड्री हमेशा साइंटिफिक प्रिंसिपल से चलती है। किस कपड़े को किस डिटर्जेंट से धोना है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। विच मेथड इज यूज इन फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स? जब कोई वॉशिंग मशीन में सामने से आप कपड़े डालते हो तो वो कौन सा मेथड होता है? एजिटेशन, पल्सेशन, टम्बलिंग या चर्निंग? सही आंसर होगा टम्बलिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयरन करने का मेन पर्पस क्या होता है? कलर चेंज करना, कपड़े को सुखाना, या फिर रिंकल्स को हटाना, या कपड़े धोना? सही आंसर होगा रिंकल्स जो आ जाते हैं, ठीक है, शर्ट के ऊपर, पैंट के ऊपर, आयरन करने से उसको हटाया जाता है। हॉस्पिटल्स में लॉन्ड्रीज का मेन फोकस किस पे होता है? एस्थेटिक्स पे, कलर पे, या फिर हेल्थ हाइजीन और डिसइंफेक्शन पे, या सिर्फ आयरन करने पे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हॉस्पिटल की बात हो रही है तो कपड़ा साफ तरीके से धुले, हाइजीन मेंटेन रहे और कोई इन्फेक्शन ना हो। होटल लॉन्ड्रीज में ज़्यादा फोकस किस पे होता है? डिसइंफेक्शन पे, एस्थेटिक और फाइनल फिनिशिंग पे, सिर्फ धोने पे, या सिर्फ रिपेयरिंग पे? तो जब हम बात होटल लॉन्ड्रीज की करते हैं तो इसमें बहुत सुंदर दिखे सब कुछ, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लॉन्ड्री वगैरह में। हाउ मच मॉइस्चर डज अ हाइड्रो एक्सट्रैक्टर रिमूव? 20 से 30%, 40 से 50%, 60 से 70 या 90%? तो 60 से 70% मॉइस्चर एक हाइड्रो एक्सट्रैक्टर रिमूव कर देता है। द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इन कमर्शियल लॉन्ड्रीज? जब आप कमर्शियल लॉन्ड्रीज में जाते हो जहाँ कपड़े धुलते हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड क्यों रखे जाते हैं? बिल बनाने के लिए, या कस्टमर पहचानने के लिए और गारमेंट्स की काउंटिंग के लिए, या एडवर्टीजिंग के लिए, या कलर सिलेक्शन के लिए? सही आंसर ऑप्शन बी होगा। कस्टमर का पता भी चलेगा, रिकॉर्ड रहेगा, और कपड़ों की गिनती भी हो जाएगी। टू रिमूव ओल्ड ग्रीस स्टेन्स? अगर आपके कपड़े पे ग्रीस का धब्बा है तो क्या यूज किया जाएगा? नमक, या पेट्रोल, या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट, लेमन, या बेकिंग सोडा? तो इसमें लेमन यूज किया जा सकता है कि वो ग्रीस के धब्बे हट सकते हैं। अगर लिपस्टिक के दाग हैं, फ्रेश आपके कपड़ों के ऊपर लिपस्टिक के दाग हैं, तो उसमें क्या यूज होगा? लेमन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, अमोनिया, या बोरेक्स? तो उसमें फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट नाम से डिटर्जेंट यूज होगा, जिससे कि लिपस्टिक के दाग हट जाएंगे। टू वर्क इन द क्लोथिंग केयर फील्ड? कपड़ों की केयर करने की फील्ड में आपको अगर काम करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ मशीन चलाने का स्किल, या फिर केमिकल और उसके पूरे प्रोसेसेस की नॉलेज, या सिलाई की स्किल, या आयरन की स्किल? आपको केमिकल्स की नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी है, और उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर कपड़ा अलग केमिकल से धुलता है। इन फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन मॉडल्स विच वॉशिंग मेथड इज यूज्ड? मैंने आपको पीछे बता दिया था। व्हाट इज द सूटेबल स्पिनिंग स्पीड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स? वो सही सूटेबल स्पीड क्या है कपड़े धोने की? 300 से 350, 500 से 530, 900 से 1100, 600 से 620? तो 600 से 620 आरपीएम जो है उसको सही स्पीड माना गया है। विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज मोस्ट कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल क्लोथिंग? हॉस्पिटल के कपड़ों में सबसे कॉमनली कौन सा फैब्रिक है जो यूज होता है? वो है कॉटन, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। When the spinning speed is 300 rpm, which force is produced? अगर 300 rpm से स्पिनिंग हो रही है तो कौन सा फोर्स आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रीजनल फोर्स, या मैग्नेटिक फोर्स? तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। अब चैप्टर नंबर 11 है हमारे सामने, देखेंगे इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। अतिथि देवो भव का मीनिंग क्या है? मेहमानों से दूरी रखना, या फिर मेहमानों को भगवान की तरह ट्रीट करना, या फिर गेस्ट से मनी चार्ज करना, या गेस्ट को इग्नोर करना? अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि जो गेस्ट है वो ही भगवान है। आगे बढ़ते हैं। द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड एज?
आज की डेट में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डेवलप कैसे हो रही है, होम लाइक एक्सपीरियंस मिलता है आपको, या कमर्शियल इंडस्ट्री है, या एक टूरिज्म सर्विस है, या होटल सर्विस है। तो आज की डेट में होम लाइक एक्सपीरियंस देने की कोशिश चल रही है हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, आपको इनमें से कहाँ पे ये सर्विस मिलती है, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, या फिर सभी जगह पे। तो ये सभी जगह सही है, ऑप्शन डी सही होगा, हर जगह पे आपको हॉस्पिटैलिटी की सर्विस मिलती है। विच डिपार्टमेंट इज फोकल पॉइंट ऑफ अ होटल, ठीक है, किचन, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस या गार्डन। तो फ्रंट ऑफिस आपका बिल्कुल घुसते ही होता है, ठीक है। बेल बॉय की क्या ड्यूटी होती है, बिल बनाना, खाना सर्व करना, गेस्ट का लगेज उठाना, या फिर रूम्स को साफ करना। तो इसमें गेस्ट का लगेज उठाना बेल बॉय का काम है। जो लाइन एंड रूम होता है वो किससे जुड़ा हुआ है, फूड से, फ्लावर डेकोरेशन से, या बेडशीट और यूनिफॉर्म के मैनेजमेंट से, या पार्किंग से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिनन रूम है तो बेडशीट और उसका जितने भी यूनिफॉर्म्स वगैरह का मैनेजमेंट है वो यहाँ से होता है। फूड और बेवरेज डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है, किचन, रेस्टोरेंट, रूम सर्विस, या फिर सभी। तो ये सभी आ जाएंगे भाई, किचन भी आएगा, रेस्टोरेंट भी आएगा, रूम सर्विस भी आएगी, और ये सारे ऑप्शन डी में आ जाएंगे। हु इज द हेड ऑफ द किचन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव शेफ, बेल बॉय, या फिर कैशियर। तो जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है वही किचन का हेड माना गया है। द एम्प्लॉय हु सर्व फूड इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में खाना जो देते हैं उसको क्या कहते हैं, डोरमैन, वेटर, गार्डनर, या कैशियर। तो उसको वेटर कहा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट फंक्शंस में क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, या फिर ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारी की ही सारी चीज़ें इसमें मैनेजमेंट में आती हैं। टू वर्क इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में काम करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोलाइटनेस और अच्छी स्माइल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक साफ सुथरा अच्छी पर्सनैलिटी, या फिर ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन डी सही होगा, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है तो ये सब आपके पास होना चाहिए। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मेन मेन क्या कंपोनेंट्स हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड बेवरेज डिपार्टमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये सारी ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं मेन मेजर कंपोनेंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर हॉस्पिटैलिटी सर्विस, इसमें से कौन सा है जो उसमें नहीं आता, होटल आता है, लॉज आता है, रिजॉर्ट आता है, पब्लिक फ्लैट्स नहीं आते हैं, जनता फ्लैट्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन ए होटल हु क्लीन्स अ रूम, रूम कौन साफ करता है होटल में, बेल बॉय, फ्लोर सुपरवाइजर, रूम अटेंडेंट, या रेस्टोरेंट मैनेजर। तो रूम साफ करता है रूम अटेंडेंट, ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डज नॉट कम अंडर द सपोर्टिंग डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, या सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो फ्रंट ऑफिस जो है वो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट में नहीं आता। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 12, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे अब हम। देखो, जितने भी इंसान हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर, या सेलर। तो वो सारे के सारे कंज्यूमर होते हैं, नेचुरली ही हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन क्यों जरूरी है, ताकि आप ज़्यादा सामान खरीदो, या फिर आप अवेयर रहो और एफिशिएंट रहो। यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल कंज्यूमर राइट, भाई सही बताऊं तो कंज्यूमर राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसमें राइट टू सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो वो आपके लिए सेफ हो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड किससे जुड़ा हुआ है, प्राइस से, इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी, सिर्फ एडवर्टाइजिंग, या पैकेजिंग। देखो ऑप्शन बी सही होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, क्वांटिटी कितनी है, और कितना वो प्योर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 किससे रिप्लेस हुआ है, 1991 वाले एक्ट से, 86 वाले, 2000 वाले, या 2005 वाले। तो ये 1986 में एक एक्ट बना था, उसको रिप्लेस करके फिर ये वाला एक्ट 2019 में पास हुआ था। इनकरेक्ट वेट, सही से ना तोलना और सही से मेजर ना करना, ये क्या होता है भाई, ये एक्सप्लॉइटेशन है, ये कंज्यूमर्स को तंग करने का तरीका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग मार्क किससे जुड़ा हुआ है भाई, एग है तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। वूल मार्क किस चीज को इंडिकेट करता है, सिल्क, गोल्ड, वूल, या सिल्वर। तो ये वूल मार्क है तो वूल की क्वालिटी कैसी होगी उसको इंडिकेट करता है। सिल्क मार्क किसको सर्टिफाई करता है कि सिल्क प्योर है, यस भाई नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हॉल मार्क किससे रिलेटेड है,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, फूड आइटम से, प्रीशियस मेटल्स या मेडिसिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रीशियस जो मेटल्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ है जो आपका हॉलमार्क होता है, ठीक है, गोल्ड वगैरह। व्हाट शुड अ कंज्यूमर कीप वाइल परचेसिंग गुड्स, जब आप सामान खरीद रहे हो आपके पास क्या होना चाहिए? पैकेट, रिसीट, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर। तो आपके पास भाई रिसीट होनी चाहिए। जब आप सामान खरीदते हो तो जरूर आप अपनी रसीद जरूर लें, रसीद लेना बहुत आवश्यक है। द राइट टू चूज, जो आपका अधिकार है कि आप चूज कर सकते हो, उसका क्या मतलब है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदोगे या अलग अलग अल्टरनेटिव्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, या सिर्फ महंगा कुछ खरीदोगे या फिर फ्री आइटम्स लोगे। तो सही आंसर होगा सेलेक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चूज कर सकते हो जो आपको चाहिए। अ कंज्यूमर शुड रीड लेबल्स बिकॉज, जो प्रोडक्ट पे लेबल होते हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों भाई? ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके कि आप क्या ले रहे हो। कंज्यूमर एजुकेशन का मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों कंज्यूमर्स को एजुकेट करने की बात की जाती है? ताकि वो रेशनल डिसीजन ले सके, सही डिसीजन ले सके। द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या कस्टमर्स विजिटिंग अ स्पेसिफिक प्लेस सच एज अ शॉप और मॉल, जहाँ पे कंज्यूमर लगातार जाता है किसी जगह पे, किसी दुकान या मॉल पे, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर फुटहॉल यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर विजिट्स, या कंज्यूमर बिहेवियर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कितने कस्टमर आ रहे हैं उसको देखना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब अप्रूव हुआ था? 1964 में, 72 में, 82 या 86 में? तो 86 में हुआ था, पीछे भी मैंने आपको बताया था। विच स्टैंडर्डाइजेशन मार्क इज यूज ऑन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स, जो पीने का साफ पानी होता है पैकेट वाला, उसमें कौन सा मार्क लगा होता है? भाई उसके ऊपर ISI का मार्क लगा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इज नॉट रिलेटेड टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, इस चैप्टर से कौन सा वो ऑप्शन है जो रिलेटेड नहीं है? कंज्यूमर एक्टिविस्ट बनना, काउंसलर बनना कंज्यूमर क्लब में, जर्नलिस्ट बनना, या BIS में काम करना। तो भाई देखो जर्नलिज्म वाला कहीं भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब है हमारा चैप्टर नंबर 13, इसको देख लेते हैं। वट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? जो वन वे है, टू वे है, मल्टी वे है, या नन ऑफ दिस? जो टू वे है, आप बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है, टू वे है तो बढ़िया रहेगा। इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज कम्युनिकेशन इज यूज, देखो जब डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है तो कम्युनिकेशन का यूज होता है, ठीक है। यूज एज वर्ड टू इंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन, टेक्निकल टूल, टेक्नोलॉजी, इजीली एक्सेसिबल टूल, या बुक्स। तो होता क्या है, कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल टूल है। ये जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन टर्म है ये सबसे पहले कब यूज हुई थी? ये आपकी 1972 में यूज हुई थी, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 2014, गांधी जयंती वाले दिन मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। रेड रिबन एक्सप्रेस कैंपेन जो है वो किससे जुड़ी हुई है? भाई ये आपकी HIV एड्स से जुड़ी हुई है, अवेयरनेस से रिलेटेड है। रेडियो या टेलीविजन किस टाइप का मीडियम है? पर्सनल, ग्रुप, मास कम्युनिकेशन, या टेक्नोलॉजी? तो ये मास कम्युनिकेशन का मीडियम है, एक बारी में पूरे करोड़ों लोगों तक आप अपनी जानकारी पहुंचा सकते हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मेन मकसद क्या है? लोगों को एंटरटेन करना, या एजुकेट करके इन्फॉर्म करना, पॉलिटिक्स को प्रमोट करना, या रिलीजियस प्रोपोगेंडा चलाना? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोगों को एजुकेट भी करना है, इन्फॉर्म भी करना है। कम्युनिटी रेडियो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को एंटरटेन करना, या लोकल कम्युनिटी के इश्यूज को एड्रेस करना? यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडिया ने एजुकेशन सैटेलाइट अपनी एडुसेट कब लॉन्च की थी? तो 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रिंट मीडिया किस टाइप का मीडियम है? ये भाई सबसे पुराना भी है और बहुत बेसिक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। द एक्सपेरिमेंट हमारा गांव छोटा वॉज एसोसिएटेड विद विच न्यूज़पेपर? हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, या अमर उजाला? तो ये नवभारत टाइम्स से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है। विच टूल्स आर इंक्लूडेड इन ICT? ICT में क्या क्या आता है? रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट और ईमेल, या ये सारी चीजें? तो ICT में तो ये सब कुछ आ जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सारी प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु? एजुकेशन देना विमेन को, या इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज लाना रूरल एरियाज में, या एग्रीकल्चरल टूल्स देना फार्मर्स को, या हेल्थ सर्विसेज देना? तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज गांव गांव तक पहुंचे, ये है हमारा सारी प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स की?
भाई देखो, ये क्या सिर्फ राइटिंग रिपोर्ट्स के लिए जरूरी है या स्पीचेस देने के लिए जरूरी है? नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा कम्युनिकेशन करना है, टेक्निकल और अच्छी रिपोर्ट्स बनानी है, तो बहुत जरूरी है कि आपको लैंग्वेज आपकी अच्छी है और कंप्यूटर स्किल्स आपकी अच्छी हो। What services were provided in the Sustainable Practices Project in Rural Areas India? तो इसमें ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं कि सरकार ऑनलाइन सब कुछ काम करेगी, आपका फॉर्म भरना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, ये किया गया था। वीकली न्यूज़पेपर, मैगजीन और पैम्पलेट, ये कैसा मीडियम है भाई? ये सब कुछ प्रिंट मीडियम है, सब प्रिंट होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी होम साइंस की वीडियो खत्म होती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की। धन्यवाद, आपने देखा। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।